हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल राजगुरुकुल एकेडमी पे। मैं राजकुमार गौतम आपका अपनी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति। इसके पहले हम लोग संघ और उसके राज्य क्षेत्र देख चुके थे, भाग 1। फिर भाग 2 में नागरिकता देख चुके हैं, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में हम लोग नीति निर्देशक तत्व, और भाग 4 क में जो हमारा था मौलिक कर्तव्य था वो देख चुके हैं। मौलिक मूल कर्तव्य वो देख चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग 5। भाग 5 में क्या है, हमारा संघ सरकार है। संघ सरकार में होता क्या क्या है। संघ सरकार को हमारा जो आर्टिकल 52 से लेके 151 के अंदर आता है, और उसको काफ़ी टॉपिकों में बांट दिया गया है। जैसे उसकी कार्यपालिका है, फिर उसके बाद संसद है, फिर न्यायपालिका है, फिर नियंत्रक महालेखा परीक्षक है। इसको ऐसे कैटेगराइज कर दिया गया है। फिर उसके बाद कार्यपालिका हमारी आती है। कार्यपालिका में हम सब देखते हैं सबसे पहले क्या क्या है। उसमें कार्यपालिका हमारे राष्ट्रपति पढ़ना पड़ता है, फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, फिर महान्यायवादी। इतने टॉपिक को कार्यपालिका के अंदर पढ़ना पड़ता है। और दोस्तों, राष्ट्रपति होता कौन है। राष्ट्रपति एक तरीके से राज्य का जो है प्रमुख होता है, राज्य का प्रधान होता है। जो उसके कर्तव्य होते हैं, कार्यपालिका शक्ति अलग होती है, विधायिका शक्ति अलग होती है। उसके जिसे विधायिका शक्ति में देखेंगे कि अगर राज्यसभा लोकसभा में अगर कोई विधेयक पास होता है, जब तक उस पर राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक वो कानून नहीं बन सकता है। तो इसके लिए राष्ट्रपति का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। राष्ट्रपति भारत सरकार द्वारा कोई भी ऐसा काम होगा, भारत सरकार राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। जितने भी कार्य किए जाएंगे भारत सरकार द्वारा वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। तो आइए उसी को हम लोग देखते हैं क्या क्या है। हमारे भाग 5 में क्या है, संघ सरकार। संघ सरकार में क्या है, आर्टिकल 52 से लेके 151 के तहत है। फिर कार्यपालिका शक्ति है। इसी संघ सरकार के अंतर्गत हमको कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, न्यायपालिका, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इतने को पढ़ना पड़ता है। अब इसके बाद इसमें कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, महान्यायवादी, इतने टॉपिक को अलग अलग से देखना पड़ता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या है। राष्ट्रपति दोस्तों एक अभिभावक के रूप में काम करता है, कि जैसे जो राष्ट्र है हमारा एक अभिभावक होगा, तो वैसे जैसे परिवार में एक अभिभावक होता है, वैसे एक देश का अभिभावक के रूप में कार्य करता है और राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाए रखता है। जो हमारे ब्रिटेन के प्रधान राजा होते हैं, सेम वही कार्य हमारे भारत के राष्ट्रपति का होता है। लेकिन तो उसमें जो है एक मूल अंतर ये हो जाता है कि जो ब्रिटेन के राजा होते हैं उनका चुनाव वंशानुगत होता है, लेकिन अपने यहाँ जो होता है राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो वंशानुगत नहीं होता है, वो निर्वाचन द्वारा होता है। तो ये एक ब्रिटेन और भारत सरकार के या तरीके से राजा कह सकते हैं या राष्ट्रपति कह सकते हैं, इसमें बेसिकली ये मूल अंतर हो जाता है। जो राष्ट्रपति हमारा होता है, जो उसकी विधायिका शक्ति अलग होती है, कार्यपालिका शक्ति अलग होती है। जैसे कार्यपालिका शक्ति में देखते हैं कि जैसे महान्यायवादी हो गया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गया, वित्त आयोग के अध्यक्ष हो गए, चुनाव आयोग के अध्यक्ष हो गए, राज्यपाल हो गए, इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। और वहीं पे विधायिका शक्ति में देखते हैं कि अगर हमारा कोई राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा में कोई कानून पास होकर अगर राष्ट्रपति के पास जाएगा, वो हस्ताक्षर करेगा, तब जाके वो कानून बन जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति के पद में किस किस आर्टिकल में क्या क्या है। आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 से हमारा राष्ट्रपति का पद स्टार्ट होता है। आर्टिकल 52 में क्या है, पद। आर्टिकल 52 में क्या है, राष्ट्रपति का पद। आर्टिकल 53 में क्या है, किसकी कार्य एवं शक्तियां। कार्य एवं शक्ति, किसकी कार्य एवं शक्ति, राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्ति। आर्टिकल 54 में क्या है, आर्टिकल 54 में है निर्वाचन। निर्वाचन बेसिकली में कौन कौन होते हैं, उनको कौन कौन निर्वाचित करते हैं, कौन कौन वोट देते हैं, उसमें एक निर्वाचन मंडल तो होता है।
निर्वाचन मंडल। इस निर्वाचन मंडल में कौन कौन होता है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं राज्यसभा के लोग होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा की निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जिसका चयन निर्वाचन के द्वारा होता है वही मत दे सकते हैं, वही वोट दे सकते हैं। लेकिन अगर जिसका चुनाव मनोनयन के द्वारा हो, यानी कि राष्ट्रपति का जो राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का चुनाव जो होता है मनोनयन द्वारा होता है, तो वो उनको चुनाव देने का हक नहीं है। किसको हक है? सिर्फ राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो होंगे, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उन्हीं को चुनाव देने का और वोट मत देने का हक है। और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हो गए। अब जो है कौन कौन होते हैं? जो भी राज्य की पूरी विधानसभाएं होती हैं, विधानसभाएं मतलब जो विधायक होते हैं पूरे राज्य के, पूरे देश के, उनके जो निर्वाचित, उनमें जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनका, राज्यों के निर्वाचित विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब एक और होते हैं दोस्तों, जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ पे हमारी विधायिकाएं हैं, विधानसभाएं हैं, जैसे दिल्ली और पुदुचेरी। इसके पहले क्या, 2020 के पहले क्या था कि सिर्फ दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभाएं थी। लेकिन तो जब 2020 में देखा गया कि जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, केंद्र और 2 केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, इन दोनों को बांट दिया गया है। लेकिन अभी तक इनका कोई निर्वाचन में प्रयोग नहीं हुआ है। तो आने वाले चुनाव में उसको निर्वाचन में शामिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इसको आने वाले समय में या चुनाव में हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद क्या है? केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली एवं पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यहाँ जो केंद्र शासित दिल्ली और पुदुचेरी की जो है, जो भी विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य होंगे उनका, ये लोग उतने लोग मत देंगे, इतने लोगों को राष्ट्रपति का वोट देने का अधिकार, राष्ट्रपति को। अब देखते हैं हम लोग आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 में क्या होता है दोस्तों? आर्टिकल 55 में क्या होता है? निर्वाचन रीति। निर्वाचन रीति में क्या होता है? किस रीति से इनका चुनाव किया जाता है, किस रीति से इनका चयन किया जाता है। तो इनका जो चयन किया जाता है एकल संकरणीय, समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व, समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, मत द्वारा। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन की रीति होती है, किस रीति से होती है?
जो समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव या गुप्त मतदान द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान द्वारा। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग कि जो हमारी विधायक और सांसद मत देते हैं या वोट देते हैं, इनका मत मूल्य निकाला जाता है कि एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकाला जाए, एक राज्य के विधायक का, फिर वही सांसद हो गए उनका मत मूल्य कैसे निकाला जाए, वही हम लोग देखते हैं। पहले एक विधायक का देखते हैं। एक विधायक का मत मूल्य क्या है? एक विधायक के मत मूल्य निकालने के लिए उस राज्य की कुल जनसंख्या, उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे उस विधानसभा के सदस्यों की संख्या, उस राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य गुणे 1/1000। ये क्या होता है? एक विधायक का मत मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? उस राज्य की कुल जनसंख्या लेते हैं, जिस राज्य की हमको निकालना पड़ता है, और उस राज्य की जो विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं या उसमें मनोनयन नहीं शामिल होंगे, उनका करेंगे। फिर उसके बाद 1/1000 कर देंगे। अब इसी प्रकार देखते हैं एक सांसद का कैसे मत मूल्य निकालते हैं। मत मूल्य, इनका कैसे मत मूल्य निकाला जाता है? देश के जितने भी विधानसभाएं हैं उनके विधायकों का या जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनका कुल मत मूल्य बटे जो भी हमारे राज्य के विधान सांसद होते हैं, जो भी संसद के सांसद होते हैं उनका योग, निर्वाचित सदस्यों की संख्या। क्या होता है? कुल राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य बटे संसद के द्वारा संसद के सभी निर्वाचित सदस्य। कौन होते हैं? जितने भी राज्यों के जो विधानसभाएं हों उनके निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य, फिर उसके बाद जितने भी संसद हैं, संसद के सभी निर्वाचित सदस्यों का, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनकी संख्या। अब देखते हैं दोस्तों, इतना होने के बावजूद कि एक व्यक्ति को कितने मत प्राप्त हो जाए कि वो जीत जाएगा, तो उनके लिए कोटा होता है। उनके लिए क्या कोटा होता है? उनके लिए कोटा होता है कुल वैध मत, कुल वैध मत बटे के 2 + 1। इसी को हम लिख सकते हैं 50% + 1। 50% + 1 इतना जो है कि इसकी निर्वाचन रीति में होता है। अब देखते हैं दोस्तों,
कि अगर कोई किसी को मत दिया जाता है तो वो किस आधार पे दिया जाता है, कैसे दिया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव ऐसे होता है कि अगर 4 व्यक्ति खड़े हैं, मान लीजिए 4 व्यक्ति चुनाव देने के लिए खड़े हैं, ए बी सी डी, तो जो राष्ट्रपति को मत दिया जाता है वरीयता क्रम पे दिया जाता है। अगर 4 कैंडिडेट राष्ट्रपति के पद के लिए खड़े हैं तो चारों को वोट दिया जाएगा, लेकिन कैसे, वरीयता क्रम पे वोट दिया जाएगा। मान लीजिए कोई पहला व्यक्ति आता है, ए को पहले प्रेफरेंस पे रखता है कि नहीं हमारी पहली पसंद कौन है, ए है फिर राष्ट्रपति बनने के लिए। फिर मान लीजिए दूसरी पसंद हमारा सी है कि अगर ये ना बने, ए राष्ट्रपति ना बने तो सी बन जाए, सी ना बने तो बी बन जाए, अब बी ना बने तो अंतिम में डी बनेगा। जैसे हम लोग ध्यान देते हैं, इसको पहले प्रेफरेंस पे अगर किसी ने पहला वोट दिया तो पहले प्रेफरेंस पे इसको रखेगा वरीयता पे, फिर दूसरे नंबर पे इसको रखते हैं सी को, फिर मान लीजिए तीसरे नंबर पे बी को रख लेते हैं, चौथे नंबर पे किसको रख लेते हैं, डी को रख लेते हैं। अब वहीं पे दूसरा अगर व्यक्ति आता है तो मान लीजिए उसने भी ए को पहले प्रेफरेंस पे रखा, फिर बी उसने मान लीजिए चौथी प्रेफरेंस पे रख दिया, और सी को दूसरे प्रेफरेंस पे रख दिया, और डी को तीसरे प्रेफरेंस पे रख दिया। अगर इस तरीके से अगर कोई होता है तो जो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस पाने वाला, प्रथम वरीयता पाने वाला व्यक्ति अगर 50% प्लस वन के क्राइटेरिया पूरा कर लेता है तब तो ठीक है, तब तो वो राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाएगा, तुरंत राष्ट्रपति का पद चुनाव जीत सकता है। लेकिन अगर 50+1 क्राइटेरिया अगर नहीं पूरा करता है तो उसके लिए क्या होता है, जो सबसे कम मत प्राप्त किया होगा, मान लीजिए इस स्थिति में डी ने सबसे कम मत प्राप्त किया तो उसके वोटों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यानी कि डी को जो है कैंडिडेट का खत्म कर दिया जाएगा और उसके वोटों का हस्तांतरण कर दिया जाएगा। यानी कि अगर प्रथम वरीयता में अगर ए है तो इसके वोटों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा ए के पास। तो ये होता है यही वरीयता क्रम पे एकल हस्तांतरण विधि द्वारा। इतना हो गया, ये हमारी निर्वाचन विधि हो गई। अब इसके देखते हैं हम लोग कार्यकाल दोस्तों, आर्टिकल 56। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा दोस्तों। आर्टिकल 56 इसमें क्या है, राष्ट्रपति के कार्यकाल है। राष्ट्रपति का कार्य कितने वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए। लेकिन तो अगर इसके अतिरिक्त क्या होता है, अगर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे दे या फिर उसकी मृत्यु हो जाए या फिर उस पर महाभियोग प्रक्रिया, संविधान उल्लंघन करने के आरोप में उसको पर महाभियोग प्रक्रिया चलाया जाए तो ये उसके जो कार्यकाल की अवधि कम हो सकती है। मान लीजिए अगर ये राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, 6 महीने के अंदर चुनाव कराना पड़ेगा और उसके बाद जब तक वो चुनाव नहीं होता उस पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो है उस पद को कार्यभार संभालेगा। और जब तक वो उपराष्ट्रपति उस पद पर रहेगा उसके राष्ट्रपति के जो वेतन भत्ते उसको मिलते हैं वो उपराष्ट्रपति को मिलेंगे। फिर आगे हम लोग देखते हैं, और एक महाभियोग प्रक्रिया होती है, इसको हम लोग आगे भी देखेंगे। अब हमने आर्टिकल 57 में क्या है, आर्टिकल 57 क्या है, पुनः निर्वाचन। पुनः निर्वाचन ये क्या है, पुनः निर्वाचन। राष्ट्रपति जो हमारे होते हैं देश के, वो अपने देश में कई बार चुने जा सकते हैं, एक से अधिक बार चुने जाते हैं। लेकिन यहीं पे हम लोग अमेरिका के संविधान को देखते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति को देखते हैं तो एक व्यक्ति 2 बार से अधिक वहां पे राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। तो देखते हैं हम लोग, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, भारत के राष्ट्रपति कई बार बन सकते हैं, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति 2 बार से
अधिक नहीं बन सकते। जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है वो 2 बार से अधिक नहीं बनता, लेकिन अपने यहाँ एक या एक से अधिक बार बन सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 में क्या है? योग्यता। राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए उसको हम लोग देखेंगे। जो राष्ट्रपति है उसकी योग्यता, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। वो नागरिक दोस्तों जन्म के आधार पे या पंजीकरण के आधार पे हो, वो उससे भी हो सकता है। लेकिन जो राष्ट्रपति, अमेरिका का जो राष्ट्रपति बनता है वो सिर्फ जन्म के आधार पे ही बन सकता है। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु हो। फिर तीसरी क्या है? लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता हो। और चौथा क्या है? किसी लाभ के पद पर न हो। क्या है? किसी लाभ के पद पर ना हो। ऐसे दोस्तों हम लोग देखते हैं कि बहुत से व्यक्ति हैं जो कि इतनी योग्यताएं तो रखते हैं और वो क्या राष्ट्रपति बनने के लिए बन सकते हैं? नहीं। उसमें भी क्या होता है कि आप जब राष्ट्रपति का पर्चा भरने जाते हैं तो आपको 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक के रूप में कम से कम 100 व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। कितने प्रस्तावक? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। यानी कि 100 लोग, देखिए 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, ये 100 लोग हो गए। यानी कि वोट कौन देते हैं? विधायक और सांसद। यानी कि विधायकों और सांसदों की संख्या मिला के कम से कम 100 विधायक और सांसद आपको जानने चाहिए। अगर आपको 100 विधायक सांसद जानते हैं तब जाके आप राष्ट्रपति का भर सकते हैं। अब इसके देखते हैं ये लोग आरबीआई को एक जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। किसको? आरबीआई को। आरबीआई को एक जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। कितनी? 15,000। 15,000 रुपए अगर जमानत की राशि, अगर कुल वैध मतों का, अगर जो भी कैंडिडेट खड़ा है कुल वैध मतों का, कुल वैध मतों का 1/6 भाग अगर पाता है तभी तो ये जमानत राशि वापस की जाएगी, अन्यथा ये जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। तभी जमानत राशि वापस की जाएगी, किया जाएगा। ये तो हमारा आर्टिकल 58 में योग्यता हो गया। इतनी योग्यता रखने के बाद तब जाके आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, राष्ट्रपति का आप पर्चा दाखिल कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग आर्टिकल 59 आर्टिकल 59, ये शर्तें होती हैं कुछ, राष्ट्रपति के लिए कुछ शर्तें होती हैं। जैसे अगर राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया तो उसको जो राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के उनमें किसी का सदस्य नहीं होना चाहिए, और जो किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए कि नहीं आप राष्ट्रपति का पद है और फिर उसके बाद किसी और लाभ के पद पे भी खड़े हो जाएं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो इसको कुछ विशेषाधिकार मिले होते हैं,
कुछ विशेषाधिकार मिले होते हैं, फिर इसके बाद इसको वेतन भत्ते, फिर इसके बाद राष्ट्रपति भवन इसको मिलता है बिना किराए के। ये राष्ट्रपति के विशेषाधिकार होते हैं। विशेषाधिकार में भी देखते हैं कि अगर राष्ट्रपति अपने पद पर है उस समय, तो उसके जो भी आपराधिक कार्य होंगे उस पे कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। उस समय जब तक वो अपने कार्यकाल पे है तब तक उसे उस पर किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अगर उसके कुछ व्यक्तिगत अपराध है या व्यक्तिगत दुरुपयोग किया हुआ है, तो उस पे जो है 2 महीने का पहले नोटिस दिया जाएगा, फिर उस पे कुछ किया जाएगा, फिर उसके बाद किया। ये इसकी शर्तें होती हैं। अब आर्टिकल हम लोग क्या देखते हैं 60, आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 में क्या है? शपथ। शपथ, ये शपथ कौन दिलाता है इसको? शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और अगर मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश वो उपस्थित नहीं है तो कौन दिलाएगा? जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उच्चतम न्यायालय में उस समय, जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में, वरिष्ठतम न्यायाधीश दिला सकता है। ये अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कौन दिला सकता है? वरिष्ठतम न्यायाधीश। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। आर्टिकल 61 में क्या है? महाभियोग। महाभियोग में प्रक्रिया में क्या आता है दोस्तों? इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि अगर राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए कोई असंवैधानिक कार्य करता है, संविधान का उल्लंघन करता है, तो उस पे जो है महाभियोग प्रक्रिया लगाने की व्यवस्था है महाभियोग द्वारा। असंवैधानिक मतलब उसको व्याख्या नहीं किया गया है संविधान में, मूल संविधान में, बस इतना लिखा गया है कि जो है अगर असंवैधानिक कार्य में कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद अब देखते हैं हम लोग ये महाभियोग प्रक्रिया लगाते कैसे हैं। सबसे पहले क्या हम लोग देखते हैं दोस्तों? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो भी जिस भी सदन से हमको जो है कि महाभियोग प्रक्रिया लाना है, उस सदन के सबसे पहले 1/4 सदस्य, कितने? 1/4 सदस्य नामांकन करते हैं या हस्ताक्षर करते हैं। फिर उसके बाद हस्ताक्षर करने के बाद 14 दिन के लिए नोटिस देते हैं। 14 दिन की नोटिस के बाद फिर जिस भी सदन से हमको महाभियोग लाना है, उसके 2/3 सदस्य पास करते हैं। पास करने के बाद वो फिर दूसरे सदन में भेजेंगे। दूसरे सदन में भेजने के बाद वो उस पर जांच प्रक्रिया बैठाएगा। जांच प्रक्रिया बैठाने पर अगर सही पाया जाए तो फिर जो है अगर वो भी 2/3 बहुमत से पास कर दिया जाए तो उसी दिन जो है महाभियोग प्रक्रिया लागू हो जाएगी। राष्ट्रपति अपने पद से मुक्त हो जाएगा, वंचित हो जाएगा। एक बार देखते हैं हम लोग और रिकॉल कर लेते हैं दोस्तों। आर्टिकल 52 में क्या है? पद। और आर्टिकल 53 में कार्य एवं शक्तियाँ। इसको हम लोग आगे और डिटेल में एकदम अच्छे से पढ़ेंगे कि उसके क्या क्या कार्य एवं शक्तियाँ होते हैं। निर्वाचन में इसके आर्टिकल 54 में निर्वाचन है, आर्टिकल 55 में निर्वाचन रीति है, आर्टिकल 56 में हमारे कार्यकाल है, फिर आर्टिकल 57 में पुनः निर्वाचन है, आर्टिकल 58 में योग्यता है, आर्टिकल 59 में उसके लिए शर्तें हैं, आर्टिकल 60 में शपथ है, आर्टिकल 61 में महाभियोग है। तो दोस्तों आज के हमारे वीडियो में
इतना ही है दोस्तों। अभी आने वाले महीने 2-3 महीने में जुलाई अगस्त में जहाँ तक आपका पुलिस का डेट आना शुरू हो जाएगा, तो अभी से आप एकदम दम भर दीजिए कि नहीं, अब जब एग्ज़ाम आए तो फिर उसके बाद आप उसमें बेहतर परिणाम आपका हो। तो इसके लिए अभी से लग जाएँ दोस्तों और एकदम खुल के मेहनत करें। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्त, अपने और दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें। चलिए धन्यवाद दोस्तों आज के लिए।